नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में यूरोपियों का आगमन हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। भारत में जो यूरोपियों का आगमन है वो किस प्रकार हुआ है। तो 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य है जो क्या था, पतन की ओर था। जो मुग़ल साम्राज्य है पतन की तरफ है, उनका समाप्ति की तरफ था। पतनोन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित तो कर लिया कि 1707 में जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में होती है, जो बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। और ये जो मुग़ल साम्राज्य है लगभग समाप्ति होती है, जो इनका पतन जो होता है वो होता है औरंगज़ेब की जो मृत्यु होती है 1707 में। इसके बाद क्या है, मुग़ल साम्राज्य है वो पतन की ओर होता है। और इनका जो मुग़ल साम्राज्य का जो लाभ उठाकर अधीनस्थ राज्य ने स्वयं को तो स्वतंत्र घोषित कर लिया, किंतु भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। और भारत का एक सूत्र में बांध सके, जो भारत को एक सूत्र क्या एक अपने कब्जे में कर सके, ऐसा कोई राज्य नहीं था। और इस कारण भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो इनका जो फायदा है वो क्या किया था, यूरोपीय जो कंपनियां थी उन्होंने इनका जो, क्योंकि जो भारत के अनेक जो राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो क्या एक शक्तिशाली नहीं बन सके। इनके कारण है पुर्तगाली थे, जो यूरोपीय कंपनी है, इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे जो राज्य है क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष जो है वो प्रारंभ हो गया। और अतः इस संघर्ष में अंग्रेजों को विजयश्री प्राप्त हुई। और इस संघर्ष में किसको है वो विजय प्राप्त हुई थी, अंग्रेजों को। और कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की। कि भारतीय राजाओं को जीतकर और क्या की, भारत में उपनिवेश की स्थापना किसने की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है वो कैसे हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है कोई आकस्मिक अचानक घटना नहीं थी। कि जो भारत में यूरोपीय आए ना, यूरोपीय जो कंपनियों की जो स्थापना हुई है कोई अचानक घटना नहीं थी। क्योंकि यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। कि भारत में जो यूरोप के साथ है ना, यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक जो है जो लेन देन था वो बहुत पुराने समय से था। कब से, यूनानियों के समय से था। और ये कोई अचानक घटना नहीं थी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, क्योंकि जो व्यापार होता था वो बहुत पुराने टाइम से हो रहा था। तो इसी कारण जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। कि मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी थी। कि इसमें बताया गया कि यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ था ये कोई नई घटना नहीं थी, परंतु यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध यूनानियों के टाइम से थे, यूनानियों के टाइम से पहले से था। मध्यकाल में यूरोप है और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से होता था। और ऐसी परिस्थितियां बनी क्योंकि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी। जब बात है वर्ष 1453 में कौन सा है सल्तनत था, उस्मानिया सल्तनत ने, कौन सा है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया था। कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को कब जीता था, 1453 में, और कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया। कि 1453 की बात है, वर्ष कौन सा है, 1453। उस्मानिया सल्तनत ने किस को जीता था, एशिया माइनर को। और उस्मानिया ने किस पर कब्जा किया था, कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। और पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर कब कब्जा किया था, 1453 में, और कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। पूर्व और पश्चिम के बीच क्या रहा कि पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्गों है तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसी तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। कि इसी कारण है यूरोप के बीच है और पूर्वी देशों के बीच
जो पारंपरिक व्यापारिक है उस पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड जो है मसालों के लिए द्वीप के लिए और नई अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे थे। कि बात है कहानी है अपनी 1453 की जी। उस्मानिया सल्तनत ने किसको हराया था? एशिया माइनर को हरा के कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। पूर्व और पश्चिम के बीच जो पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। तुर्कों के नियंत्रण में कब आ गए थे? जब 1453 में उस्मानिया सुल्तान ने एशिया माइनर को जीता था तब। और पूरी देशों और यूरोप के बीच जो पारंपरिक व्यापारिक मार्ग थे उन पर अंकुश लग गया। और इन्हीं परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोप और देशों और भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड मसाले के लिए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे थे। प्रारंभ में यूरोपियों की जो मंशा व्यापार में लगे अरब और वैष्णवासियों के एकाधिकार को तोड़ना। यूरोपियों की जो मंशा क्या थी कि जो व्यापार में लगे अरबी है और वैष्णवासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की योजना थी। यूरोपियों के लिए अब नई समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था कि जितनी 15वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबंधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों का केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था कि इनका इतना खोज है वो कठिन नहीं था कि जितना कि 15-16वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण व प्रबंधन जो के परिणाम स्वरूप नई खोजें हुई थी, भौगोलिक खोजों की केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति था। कुतुबनुमा क्या दिक्सूचक का आविष्कार भी हो गया। यूरोपियों के लिए जो नई समुद्री मार्ग खोज करना क्यों कठिन नहीं था? क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबंधन के परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों का केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया था? नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला जो कदम है किसके द्वारा उठाया गया था? पुर्तगाल और स्पेन ने। कि नई समुद्री मार्ग की खोज का जो पहला कदम है किसके द्वारा? पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। देशों के नायकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ किया था। नई भौगोलिक खोजों का नया युग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। इस पृष्ठभूमि में स्पेन का जो नाविक है, स्पेन का नाविक कोलंबस। बात है नाविक जो कोलंबस है, कोलंबस कहाँ से रहने वाला था? कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। कहाँ का था जी? स्पेन का। 1492 में भारत की खोज से निकला था। 1492 में नाविक कोलंबस है किसकी खोज के लिए निकला था? किसकी खोज के लिए? किस देश के लिए? भारत की खोज करने के लिए। परंतु वह भटक कर अमेरिका चला गया। 1492 में भारत की खोज करने के लिए कौन निकला था? कोलंबस निकला था जी। कोलंबस निकला था। कब निकला? 1492 में। कहाँ से था? स्पेन से। कहाँ से था जी? स्पेन से। और क्या हुआ? किसकी खोज कर दी? अमेरिका की। करनी तो भारत की थी परंतु रास्ता भटकने के कारण किसकी खोज की? अमेरिका की। और इसी प्रकार उसे अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? कोलंबस को। कब की थी? 1492 में निकला था। और किसके लिए था? भारत के लिए। और खोज किसकी कर दी? अमेरिका की। और कहाँ से का निवासी था? स्पेन का। और 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा एक नई समुद्री मार्ग की खोज निकला जिससे वह उत्तमांशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीघाट जो केरल तक पहुंचा था। और कि 1492 में तो एक व्यक्ति आता है, कौन है? स्पेन निवासी कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज कर दी। पर 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा। और कहाँ आता है? कालीकट कहाँ है? केरल में। और किसकी खोज कर दी? भारत की। और वह कौन से द्वीप से? उत्तमांशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तक पहुंचा वास्को डी गामा। ध्यात है कि उत्तमांशा अंतरीप की खोज कब हुई थी? उत्तमांशा जो अंतरीप की खोज है कब हुई थी? 1488 में। किसके द्वारा? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। 1488 में उत्तमांशा जो अंतरीप है केप ऑफ गुड होप इसकी खोज हुई थी। 1492 में होती है अमेरिका की। 1498 में होती है भारत की। पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली का जो आगमन है सर्वप्रथम 1498 में। कौन है? वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक
उत्माशा अंतरिप। उत्माशा अंतरिप की खोज कब हुई थी? 1488 में। 1488 में होती है। परंतु उत्माशा के चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापार मिलता है कि पुर्तगालियों के जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा है, जब उत्माशा अंतरिप का चक्कर काटता है तो कौन एक व्यापारी मिलता है? कौन मिलता है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। और कहाँ से अब्दुल जो मजीद है वो कहाँ से था? गुजरात। क्वेश्चन हमारा बन सकता है, जब वास्को डी गामा जब भारत की खोज करने के लिए निकलता है, जब एक नई समुद्र जो खोज के लिए निकलता है, तो एक व्यापारी गुजराती व्यापारी से मिलता है, तो उसका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। और उसकी सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने पर एक कौन से व्यापारी ने मदद की थी? गुजराती व्यापारी ने। किसने की थी? गुजराती व्यापारी। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। और कहाँ मिलता है वो? उत्माशा अंतरिप। उत्माशा अंतरिप की खोज हुई थी 1488 में हुई थी। और जहाँ कालीकट के हिंदू शासक कौन था? कालीकट के जब हिंदू शासक उपाधि जमौरी ने उसका स्वागत किया था। जब 1498 में वास्को डी गामा जब उत्माशा अंतरिप तक आता है तो उसे एक व्यापारी मिलता है, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की मदद से भारत की खोज करता है कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब 1498 में जब केरल आता है, कहाँ आता है? इस स्थान जो आता है केरल भारत के मैप में, तो यहाँ आते ही उसका स्वागत कौन करता है? जो कालीकट का जो हिंदू शासक कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने इसका किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का, कि आइए कि आपका यहाँ इस कालीकट में आपका स्वागत है। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। कि कालीकट के राजा से व्यापार का जो अधिकार है किस यात्री? वास्को डी गामा ने प्राप्त किया। और जब जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया कि जब वास्को डी गामा है जब भारत आया, और कहाँ आया था? कालीकट केरल आया था। और इस कहाँ उसके राजा कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन ने उसका व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, तो उसका विरोध किसने किया था? अरब व्यापारियों ने। किसने किया था? अरब व्यापारियों ने। विरोध का कारण आर्थिक हित था। वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा, तो पूरी यात्रा की कीमत के जो जितनी भी यात्रा लगी थी उसके 60 गुना दामों पर बिका था। कितने दामों पर बिक गया था? 60 गुना दामों पर। तो लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। और ध्यातव्य है कि पूर्व के साथ है व्यापार हेतु, जो पूर्व के साथ है व्यापार हेतु क्या कौन सी कंपनी थी की स्थापना की थी? जो पूर्वी व्यापार के साथ है कंपनी थी इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की थी। कि पूर्वी जब है पूर्वी पूर्वी के साथ व्यापार करने के लिए किस कंपनी कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी? इस्तादो द इंडिया की हुई थी। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर जो भी है पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में पूर्वी जो सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। 1500 में पेड्रो अल्वेरेज कैब्रोल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए थे। क्वेश्चन हमारा है, इम्पोर्टेंट हमारी लाइन है यहाँ से, कि जब 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आता है, तो रास्ते में कौन सी जगह एक गुजराती व्यापारी मिलता है? जो था उत्माशा की खोज है वो कब हुई थी? 1488 में। जो उत्माशा 1488 में जो इस उत्माशा स्थान पे जब वास्को डी गामा आता है, तो इसका जो है सहायता कौन करता है भारत पहुंचने के लिए? वो व्यापारी कौन होता है? गुजरात से गुजराती व्यापारी होता है। क्या नाम? अब्दुल मजीद। और जब ये वापस जाता है इस यात्रा से, तो कितना गुना लाभ होता है? 60 गुना फायदा होता है। फिर ये वहाँ से व्यापारियों को भेजता है इंडिया में कि आप व्यापार करो वहाँ जाके। और पूर्व के साथ व्यापार हेतु कौन सी कंपनी स्थापना हुई थी? इस्तादो द इंडिया। और वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा 1453 में पूर्वी सामुद्रिक व्यापार आज्ञा पत्र दे दिया गया था। 1500 में पेड्रो अल्वेरेज कैब्रोल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए थे। बात है 1502 की। 1502 में कौन है? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। दूसरी बार भारत वास्को डी गामा कब आया था? 1502 में। पहली बार कब आया था? 1498। 1498 तो कौन सहायता करता है? अबूद मजीद। कौन था? गुजराती था। कहाँ करता है? उत्माशा पे। फिर 1502 में आता है वास्को डी गामा। तो इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री है कहाँ खुली थी? पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री है वो खुली थी कालीकट, जहाँ पहली बार वास्को डी गामा आता है।
और जहाँ वास्को डी गामा आता है पहली बार 1498 में, तो कौन होता है भारतीय हिंदू जेमोरिन। ये कौन क्या करता है, इसका स्वागत करता है। यहीं पर जब 1502 में जब दूसरी बार आते हैं तो इन्होंने अपनी कालीकट में पहली फैक्ट्री खोली थी। किसने, पुर्तगालियों ने, जिसे जेमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया था। बात है 1503 में। 1502 की कहानी हमने देखी। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचिन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई थी। पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री कौन सी थी, कालीकट। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कालीकट। और बात करें व्यापारी कोठी, वो पहली व्यापारी कोठी बनाई थी वो कोचिन के पास। और पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कालीकट के पास। जो कोचिन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी वो 1503 में। इसके बाद कन्नूर 1505 में पुर्तगाली ने अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री बनाई थी। पहली व्यापारिक फैक्ट्री है कोचिन में, और पहली जो फैक्ट्री थी वो कालीकट में। जो व्यापारिक कोठी थी फैक्ट्री थी कोचिन। दूसरी जो है वो खोली है कन्नूर 1505 में। पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय की बात करें कि 1505 और 1509 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। भारत में पहला पुर्तगाली यात्री आया था वो था 1498 में वास्को डी गामा। दूसरी बार आया था वास्को डी गामा 1502 में। बात करें 1505 में, कब किया, 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय वो आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत जो सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी होता, शांत जल की नीति कहते हैं। ब्लू वाटर और शांत जल की नीति के लिए कौन सा वायसराय आया था, वो आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्यों आया था, भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, मजबूत सामुदायिक नीति का संचालन करने के लिए। क्या संचालन करने के लिए, ब्लू वाटर नीति या शांत जल नीति कब अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी कि भारत के साथ और पुर्तगाली सामुदायिक नीति का संचालन कर सके। भारत में पुर्तगाली है 1508 में। 1502 में हमने देखा, 1503 के बाद 1505, फिर है 1508 चोल के युद्ध में। चोल का युद्ध कब होता है, चोल का युद्ध कब होता है, चोल का युद्ध 1508 में। चोल का युद्ध 1508 में होता है। गुजरात के शासक से संवत प्राप्त हुआ था। चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से प्राप्त हुआ, किंतु 1509 में उससे महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस जो है अल्फांसो डी है अल्बुकर्क, या 1509 से 1515 दूसरा वायसराय बन के आया था। अल्मीडा की वो जो ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किसने कराया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा वो छीन लिया था। कि यूसुफ आदिल शाही से गोवा है किसने छीना था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब जीता था, छीना था 1510 में। और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी थी। पुर्तगाली साम्राज्य की नींव वो कब पड़ी थी, 1510 में पड़ी थी। क्यों, क्योंकि इसने यूसुफ आदिल शाह को गोवा छीन लिया था। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी। भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी थी, कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को। जो अल्बुकर्क ने पुर्तगाली को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। नीनो डी कुन्या है, नीनो डी कुन्या 1529 से 1538 जो अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। 1530 में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया था। सेंट टोमे था उगली में पुर्तगाली बस्तियाँ वो बसाई थी। नीनो डी कुन्या ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात की और जहाज़ पर उसकी हत्या करके बसीन 1534 व दीव 1535 पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे पुर्तगाली ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। कार्टेज प्रति लागू की जो एक प्रकार लाइसेंस था। पुर्तगालियों ने किस सागर पे, हिंद महासागर पे कब्जा किया और फिर कार्टेज प्रति लागू की थी। कार्टेज प्रति किसने लागू की थी, पुर्तगालियों ने। और एक प्रकार का क्या था, लाइसेंस था कार्टेज।
देश या व्यक्ति अपने जहाज़ को किसी एशियाई देश में भेजना है, अगर कोई देश है या व्यक्ति अपने जहाज़ को कोई एशियाई देश में भेजना है तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था। क्या लेना था? लाइसेंस लेना। लाइसेंस, अगर कोई देश है एशियाई देश को भेजना है तो क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया था। जो लाइसेंस है और समुद्री व्यापार के लिए ये स्वीकार किसने किया कि हम लाइसेंस ले लेंगे, तो वो किया था अकबर ने स्वीकार किया था। पुर्तगाली ने फारस की खाड़ी हॉर्मुज हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। किनको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या है? तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई है। पुर्तगाली आए हैं तो क्या क्या शुरुआत है? तंबाकू, आलू, टमाटर और जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई है। स्थापत्य कला में गौतिक कला का विकास पुर्तगालियों के कारण हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक और जो जो है धार्मिक है, जो जो है असहिष्णुता, और भारतीय व्यापारियों ने संघ लूटपाट, भारतीय महिला संघ विवाहिक नीति आदि का मराठों व मुगलों का विरोध किया जाना। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। पुर्तगालियों को हुगली से किसने भगाया था? शाहजहां ने। कब? 1632 में। कब? 1632 में। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह कब हुआ था? 1661 में। किसके साथ? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया था। ब्रिटिश राजकुमार कौन था? चार्ल्स द्वितीय। किसका हुआ था? पुर्तगालियों की बेटी कौन है? कैथरीन का। कब हुआ? 1661 में। और जिसे भारत ने बम्बई क्षेत्र ब्रिटिश को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया था। भारत में बम्बई क्षेत्र है जो ब्रिटिशों को किसके रूप में? दहेज के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1661 में। कौन थे? राजकुमार कौन था? चार्ल्स द्वितीय। और राजकुमारी कौन है? कैथरीन। किन की है? पुर्तगालियों की। और राजकुमार कौन है? चार्ल्स द्वितीय। किनका है? ब्रिटिशों का। तो इन दोनों का ब्याह शादी होती है तो क्या मिलता है? दहेज में क्या मिलता है? बम्बई। किनको मिलता है? ब्रिटिशों को। और इसी कारण बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगाली की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई। और दोस्तों, आज की इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।